नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग वायसराय या गवर्नर जनरल के संदर्भ में अंतिम कक्षा जिसमें का अध्ययन करेंगे, जिसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लेकर श्री राजगोपालाचारी तक के बीच के सभी गवर्नर जनरल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने मित्रों, परिचितों जो भी आईएएस, पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एग्ज़ाम या फिर टीचर के जीएस के संदर्भ में कोई भी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों के लिए बहुत ही सारगर्भित मैटर तैयार करके बताया जाता है। हमने आधुनिक भारत को पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा, फिर क्षेत्रीय राजवंशों पर किस तरह से कंपनी ने नियंत्रण किया, उसके पश्चात गवर्नर जनरल के संदर्भ में पढ़ा। क्योंकि ये चीज़ें जब हम क्रम से पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि पूरे आधुनिक भारत में ब्रिटिश कालखंड में कौन सी घटनाएं कैसे घटी। अब उसके पश्चात जब हम वो एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हुआ या कृषक आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, 1857 की क्रांति, इन सब को जब पढ़ेंगे तो हमें यह दिमाग में रहेगा हाँ कौन से गवर्नर जनरल के समय कौन सी घटना घटी थी और किस तरह से उनकी गवर्नर जनरलों की या कंपनी की नीति या ब्रिटिश क्राउन की नीतियाँ रही जो हमारे देश का इस तरह से शोषण की और हमारे भारत पे नियंत्रण बनाए रखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो कम से कम सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपके बहुत बहुमूल्य जानकारी की वीडियो होती है, छोटे छोटे बिंदु भले होता है लेकिन उसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाता है। हमने इससे पहले 1916 तक पढ़ लिया था कल के वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आधुनिक भारत की जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं वो आपको क्रम से मिल जाएंगी और अगला वीडियो जो भी आएगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। जल्द ही हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जीएस के सभी सब्जेक्ट के आपको क्लास मिले। इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी जब तक सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा संख्या बढ़ेगी तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। जब वीडियो को अधिक से लोग देखते हैं और अच्छा रिव्यू या कमेंट करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों को अभी बल बढ़ता है। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? 1916 से लेकर 1921। अब याद रखिए 1916 से लेकर 1921 तक आपने पढ़ा है कहीं तो कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। इनके कार्यकाल में सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार होता है एक 1919 का। 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है तथा अनेक जनव्यापी आंदोलन भी शुरू होते हैं। इसी समय गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है, या आप देखेंगे चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद आंदोलन हुआ, इसी कालखंड में हुआ है। खिलाफत आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन का हुआ, सत्याग्रह आंदोलन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है चेम्सफोर्ड का समय। 1916 से 1921 की नीतियाँ जन आंदोलन। इसी समय आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र आता है 1917 में। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र कब आता है? 1917 में। भारत शासन अधिनियम आता है 1919 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक है, कई बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। जो भी प्रांत थे उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन, वहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनिल कर्टियस को माना जाता है।
कर्टियस को लियोनिल कर्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। यूरोपीय विद्वान हैं, इनको माना जाता है द्वैध शासन का जनक। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1919 के शासन अधिनियम में प्रांतों में। लेकिन आगे चल के जब हम पढ़ते हैं 1935 का शासन अधिनियम, तो यहाँ केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो जाता है और प्रांतों में समाप्त हो जाता है। तो याद रखिए, प्रांतों में शुरू होता है 1919 में, और 1935 में जाके प्रांतों में तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र में शुरू कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी समय रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। मतलब कोई सुनवाई नहीं, शक के आधार पे किसी भी क्रांतिकारी या राजनेता को गिरफ्तार कर लेना, उसे जेल में डाल देना, कोई मुकदमा नहीं चलाना ना। तो इस तरह से यह एक काला कानून था। और इसी के विरोध प्रदर्शन में जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो जलियांवाला बाग क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन होता है। वहीं पे जनरल डायर द्वारा गोलीकांड, मतलब निर्दोष लोगों पे गोली चलवा दी जाती है, जिसका नाम ही जलियांवाला बाग हत्याकांड। निर्दोष लोग, जिसमें पुरुष, महिला और छोटे बच्चे मारे गए गोलीकांड से। यह एक नृशंस और दर्दनाक घटना थी। तो इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 या 13 अप्रैल 1919 को घटित होती है। तो किसके कारण? रॉलेट एक्ट के तहत दो नेता पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन में जनसभा होती है, और उस जनसभा पे जनरल डायर द्वारा गोली चलवाई जाती है, जिसकी वजह से अनेकों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसी समय होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग आयरलैंड से प्रेरित एक जन आंदोलन की पद्धति थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। तो होम रूल लीग का शुरुआत कब होती है? 1916। होम रूल लीग की शुरुआत कैसे होती है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित यह नीतियाँ थी। तो याद रखिएगा, पूछता है सबसे पहले होम रूल लीग भारत में किसने शुरू किया? तो तिलक ने, अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में शुरू होता है। कब? एनी बेसेंट का सितंबर माह में शुरू होता है, जबकि अप्रैल में तिलक का प्रारंभ होता है। तो पहले तिलक द्वारा होम रूल लीग का शुरुआत हो जाती है। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में होम रूल लीग जैसी आंदोलन की शुरुआत की जो प्रेरणा या उद्घोष या तो विचार कहेंगे, तो सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रस्तुत किया था। एनी बेसेंट ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, लेकिन इसे चलाने का सर्वप्रथम प्रयास करेगा कौन? अप्रैल में करते हैं तिलक 1916 में, और एनी बेसेंट करते हैं सितंबर में। होम रूल लीग आंदोलन को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, 1916 में आता है। अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा शुरू किया जाता है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा। और आगे हम इसको पूरा विचारधारा पढ़ेंगे। होम रूल लीग आंदोलन की नीतियाँ क्या थी, उद्देश्य क्या था, इसके तहत कार्यक्रम क्या बनाए गए थे, कि किस तरह से इसका सफलता मतलब आंदोलन को आगे संचालित करना है। तो अभी सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिएगा। विचार सबसे पहले लाई एनी बेसेंट, लेकिन तिलक ने सबसे पहले शुरू किया अप्रैल 1916, सितंबर में एनी बेसेंट। इसी समय चेम्सफोर्ड के समय लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है। लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? अंबिकाचरण मजूमदार के। इस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? अंबिकाचरण मजूमदार। यहाँ पे 2 समझौते होते हैं, इसलिए यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो सम्मेलन इसमें होता है गरम दल और प्लस नरम दल में जो असहमति 1907 में बनी थी, सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, वहाँ पे फिर दोनों दल एक हो जाते हैं, गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं। दूसरा एक चीज़ था कि मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस दोनों में सहमति बनती है, दोनों में समझौता होता है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मुख्य योगदान किसका था? तिलक का और जिन्ना का।
याद रखिएगा, जिन्ना और तिलक का मुख्य योगदान था कांग्रेस और लीग में समझौता कराने में, लेकिन गरम दल और नरम दल में समझौता कराने में किसका योगदान था? तो तिलक और एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट और तिलक का मुख्य योगदान था नरम दल गरम दल के मध्य समझौता कराना, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के मध्य या मतलब आपस में समझौता होता है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता संपन्न होता है। इसे कांग्रेस का लखनऊ समझौता अधिवेशन कहा जाता है। इस समय अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसी समय 1916 से 21 के बीच में आंदोलन शुरू होता है। सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन चंपारण 1917, उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में। चंपारण 1917 में, खेड़ा अहमदाबाद 1918 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही उपवास की पद्धति शुरू की थी। अनशन या उपवास की पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने उपवास की पद्धति प्रारंभ की। असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत एक साथ लगभग शुरू होते हैं। खिलाफत आंदोलन, तुर्की के जो खलीफा थे उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसके विरोध में पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय थे जो खलीफा को मान्यता देते थे या मानते थे, तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो उस खिलाफत आंदोलन का प्रभाव भारत में भी दिखाई पड़ता है। भारत में भी उस खिलाफत आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे मुख्यतः शौकत अली और मोहम्मद अली जो मुस्लिमों के नेता थे, आपको याद है कि इन दोनों बंधुओं ने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। इसी समय जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम आंदोलनों में हिंदू या गांधी जी को नेतृत्व नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। और यहीं से धीरे धीरे गांधी जी और जिन्ना के मत के प्रति एक दूसरे के प्रति मतभेद बढ़ने लगे थे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, 1920 में ही खिलाफत शुरू होता है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाती है। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक की मृत्यु होने पे शोक संवेदना होती है और तिलक फंड गठित किया जाता है कांग्रेस द्वारा। तिलक फंड गठित किया जाता है इनकी मृत्यु के पश्चात। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब चेम्सफोर्ड के समय कुछ सुधार हुए थे 1916 से लेके 20 तक। 1916 से लेके 20 तक कुछ सुधार शिक्षा और प्रशासन में किए गए थे। तो डीके कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय 1916 में गठित किया गया। डीके कर्वे द्वारा धोधो केशव कर्वे द्वारा क्या किया था? पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के नाम से 1916 में गठित किया जाता है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, 1917 में गठित किया जाता है। इसमें 2 सदस्य भारतीय थे, 2 मेंबर जो थे वो भारतीय थे। कौन? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग में 2 सदस्य भारतीय भी थे, 1917 में गठित होता है ये। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद इसमें भारतीय सदस्य थे। इसी समय 1920 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज जो था सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित था, उसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब किया गया? 1920 में। किसका नाम बदला गया? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसकी स्थापना 1875 में से 78 के मध्य सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब इसी समय याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, खास करके बिहार के लिए तो बहुत बार पूछा गया कि एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा ये भारत में पहले ऐसे भारतीय थे जो गवर्नर के पद तक पहुँचे थे, और ये बिहार प्रांत के गवर्नर बनाए गए थे। याद रखिएगा, एसपी सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नर, ब्रिटिश काल में गवर्नर पद प्राप्त किए थे और ये बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक, इस तरह से चेम्सफोर्ड के संबंध में
जो भी मुख्य बातें थी घटनाक्रम उसको हम लोग देखा। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या, 1921 से 1926। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे या वायसराय या गवर्नर जो यहूदी थे, यहूदी धर्म से संबंध रखने वाले थे। लॉर्ड रीडिंग कौन थे, यहूदी। ये कई बार पूछा है कि कौन गवर्नर जनरल यहूदी था। वनडे एग्जाम में अब पूछेगा, अब तो पीसीएस में कथन कारण संबंध में पूछने लगा है तो पूछ सकता है रीडिंग के समय की यह एक यहूदी गवर्नर जनरल थे। आपको नहीं पता है तो आप सोचेंगे अरे या नहीं, अंग्रेज तो ईसाई होते हैं तो यहूदी कैसे होंगे, आप काट देंगे। याद रखिएगा एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जो यहूदी थे। इनके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त हो गया, मतलब स्थगित कर दिया जाता है। उग्रवादी गतिविधियों का उदय होता है, इसी समय क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है। मोपला विद्रोह कब होता है, 1921 में। 1921 में केरल का मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है, केरल में। केरल की तो पूछता है साथ साथ कभी बार मालाबार तट उत्तर वो ऑप्शन में दे देता है। जब ऑप्शन में मालाबार तट देता है तब भी याद रखिएगा वो केरल का ही क्षेत्र है। आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत के तटीय क्षेत्रों का डिवीजन या विभाजन कैसे किया गया है। ये कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है, उत्तरी सरकार है, फिर कोरोमंडल है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में उत्कल तट भी कहा जाता है या उत्तरी सरकार कहा जाता है। उसके नीचे आंध्रा और तमिलनाडु को लेके कोरोमंडल कहा जाता है। कोंकण होता है गुजरात से लेके महाराष्ट्र। कन्नड़ होता है गोवा से लेके कर्नाटक वाला क्षेत्र। और मालाबार होता है केरल, कर्नाटक से थोड़ा गोवा लेते हुए फिर केरल तक नीचे आएंगे तो ये मालाबार तट हो जाता है। तो इसकी सीमा रेखा याद रखिएगा, कोंकण कन्नड़। फिर से एक बार याद रखिएगा, कोंकण कन्नड़ मालाबार और कोरोमंडल उत्तरी सरकार। तो मोपला विद्रोह होता है। मोपला कौन थे, ये मुस्लिम समुदाय के कृषक मजदूर थे। इनका मुख्य विद्रोह वहाँ के जमींदारों और ब्रिटिश जो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे उनके शोषण के विरोध में होता है। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। 1921 से 25 के मध्य प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। चौरी चौरा प्रकरण 4 फरवरी 1922 कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। पहले किताबों में 5 फरवरी मिलता था, जो गलत है। वहाँ पे जो लेख लिखे गए हैं चौरी चौरा में, वहाँ पे 4 तारीख लिखा हुआ है, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी ही अब आयोग भी मानने लगा है। तो यह 4 फरवरी को होता है चौरी चौरा कांड। यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी एक पुलिस थाने पे आग लगा देते हैं, जिससे अनेक पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। इस घटना से गांधी जी बड़ा द्रवित होते हैं और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस किस तारीख को लिया था, ये कमेंट में बताइए। गांधी जी ने आंदोलन कब वापस लिया था, ये कमेंट में बताइएगा। 4 फरवरी को घटना होती है चौरी चौरा। इस आंदोलन की समाप्ति के पश्चात CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वो होते हैं व्यथित कि किसी क्षेत्र की गलतियों की सज़ा पूरे भारत को क्यों दी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस से इतर एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। CR दास क्या थे, अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी का कहना था कि जो आगामी चुनाव होंगे प्रांतीय या क्षेत्रीय, उसमें पार्टी सहयोग मतलब प्रतिभाग करेगी, और अगर विजित होती है मतलब उसके कैंडिडेट जीतते हैं तो वह विधानसभाओं में पहुंच के सरकार की नीतियों का विरोध करेगी, क्योंकि वह नीतियां भारत के शासन के शोषण के विरुद्ध हैं और शोषण पद्धति पर आधारित होती हैं, इसलिए उनका विरोध करेंगी ताकि कोई विधेयक पास न होने पाए। लेकिन गांधी जी का कहना था नहीं कि अगर विरोध प्रदर्शन करना ही है तो हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, स्वतंत्र होकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे चलकर 9 फरवरी 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कांड होता है। इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा। इसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया गया है।
एक्शन कार्यकांड, पहले ट्रेन डकैती शब्द था तो इसको एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इस समय की जाती है एम.एन. राय द्वारा कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को 26 दिसंबर 1925 को एम.एन. राय द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। इनके समय में कुछ सुधार, प्रशासनिक या सैन्य सुधार किए गए। तो 1923 में यह निर्णय लिया गया कि आईसीएस की जो परीक्षा है वह दिल्ली और लंदन में एक साथ होगी। पहले इसकी परीक्षा लंदन में होती थी, तो अब इसकी परीक्षा दिल्ली में भी हो, ऐसा प्रावधान किया गया कि 1923 में कि आईसीएस की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराई जाए। इसी समय ली आयोग गठित किया जाता है 1924 में। ली आयोग का गठन कब किया जाता है? 1924 में ली आयोग का गठन किया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सांविधिक लोक सेवा आयोग की तत्काल स्थापना की सिफारिश की जाती है ली आयोग द्वारा। ली आयोग द्वारा ही यह कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं सांविधिक लोक सेवा आयोग, उसको तत्काल स्थापित करने का प्रयास किया जाए। रेल बजट के संबंध में एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924-25 में। 1924-25 में रेल बजट को अलग से आम बजट से प्रस्तुत किया जाने लगा। आप लोग कमेंट बताइए कि वर्तमान जो एनडीए सरकार है कब ऐसा प्रावधान की कि रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा है। अब रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता। ये बात आप लोग कमेंट में बताइए देख के कि अभी हाल ही में 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की बात है ये। सैंडहर्स्ट की एक समिति गठित होती है इनकी अध्यक्षता में, सैंडहर्स्ट की, जो सेना में सुधार के लिए थी। इसमें एक सदस्य मोतीलाल नेहरू थे, भारतीय सदस्य थे। जो ये समिति बनती है उसमें एक सदस्य मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। मूडी माइंड कमेटी गठित होती है 1924 में, द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु गठित की गई थी। मूडी माइंड कमेटी क्यों गठित की गई? द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924। और सैंडहर्स्ट समिति जो गठित की जाती है सेना में सुधार के लिए गठित की जाती है, और उसमें एक सदस्य के रूप, मेंबर के रूप में या सदस्य के रूप में मोतीलाल नेहरू भी चयनित थे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1910 में जो प्रेस एक्ट आया था और 1919 का रॉलेट एक्ट किसके समय वापस हो गया? किसके समय वापस कर लिया गया? ये तो लॉर्ड रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय क्या किया गया? प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। रॉलेट एक्ट को भी वापस ले लिया गया। रॉलेट एक्ट को कब समाप्त किया गया? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक 5 साल के लिए रहते हैं। इनके समय में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इन्हीं के कार्यकाल में आता है और उसका पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें पंजाब में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और उनको सर में कुछ चोटें लगती हैं गंभीर, जिसकी वजह से उनकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध किया जाता है। पूर्ण स्वराज का नारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया कांग्रेस द्वारा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संवैधानिक वार्ताओं की विफलता और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सविनय अवज्ञा इसी समय शुरू किया जाता है। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा आप लोग। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू शब्द का तात्पर्य मोतीलाल नेहरू से है। जवाहरलाल नेहरू मत समझ लीजिएगा, गलत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928
कांग्रेस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है और डोमिनियन स्टेट की प्रमुख मांग रखी गई कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1928 के नेहरू रिपोर्ट के प्रतिवाद या विरोध में ही जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग की जाती है। 1929 में, एक साल बाद, याद रखिएगा 2015-16 में ये प्रश्न आया है दोनों, तो दोनों का समय याद रखिएगा। 1928 पहले नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर 29 में जिन्ना की 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की जाती है। 1929 में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2017 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। दीपावली घोषणा 1929 में होता है। दीपावली घोषणा में इरविन द्वारा यह कहा जाता है कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दिया जाएगा। भारत को क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा। दीपावली घोषणा का तात्पर्य दीपावली त्यौहार मत समझिएगा, ये दीपावली घोषणा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने का प्रमुख प्रावधान करने की बात कही गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा, लाहौर अधिवेशन, ठीक, पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। अब देखिए सविनय अवज्ञा की ओर 1927 से 1931, साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। आप लोगों को पता है, ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ, तो गठन होता है 27 में। और यह भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का गठन होता है एक साल पहले 1927 में, और वह आता है 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है, और इसका तीव्र विरोध किया जाता है। इसका विरोध का प्रमुख कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीयों को सम्मिलित ही नहीं किया गया था। और भारतीयों को न सम्मिलित करने की सलाह जिसने दी थी वह इसी समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन नहीं चाहते थे कि इसमें कोई भारतीय भी सम्मिलित हो। तो 1927 में गठित होता है। 1928 3 फरवरी 1928 को यह भारत आता है। भारत में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होता है हर जगह। जहाँ ये कमेटी के सदस्य जाते थे वहाँ लोग साइमन गो बैक का नारा लगाते थे और काले झंडे लाल दिखाते थे। इसी का विरोध प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 1929 में लाहौर के पुलिस सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और दिल्ली विधानसभा बम कांड। बम कांड में कौन कौन थे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। और लाहौर सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह थे, सुखदेव थे और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब कई लोग सम्मिलित थे। सैंडर्स को मारते क्यों है? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि सैंडर्स के ही नेतृत्व में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लोग हिंसा के माध्यम से, क्रांतिकारी जो थे वह हिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों में डर पैदा करना चाहते थे कि आज़ादी दो, नहीं तो यहाँ पे मार दिए जाओगे। 1929 में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस करती है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसका बहिष्कार कांग्रेस द्वारा किया जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। इस समझौते में यह बातें कही जाती हैं कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। 29 मार्च को कराची अधिवेशन होता है सरदार पटेल के नेतृत्व में, और मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए जाते हैं? कराची अधिवेशन 1931 सरदार पटेल के नेतृत्व में। इसी समय एक विचारधारा है जिस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, गांधीवाद। ये कई बार निबंध में पूछा गया है, कई बार जीएस में पूछा गया है। ये बहुत पेटेंट है। अगर गांधीवाद आप समझ लेते हैं तो कई ऐसे विषय के निबंध दूसरे संबंध में, आजकल जो वर्तमान में वैश्विक हिंसा, पर्यावरण संकट, तमाम जाति आरक्षण, ये तमाम चीज़ें चल रहे हैं। गांधीवाद पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें स्वतः क्लियर हो जाएंगी और समझ बढ़ेगी। तो मैं बहुत जल्दी उस पर मैटर तैयार कर रहा हूँ। पूरा गांधीवाद 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों को बताऊँगा कि गांधीवाद क्या है और गांधीवाद की प्रासंगिकता क्या है। तो कराची अधिवेशन में ही जब सरदार गांधी जी भाग लेने जा रहे थे तो बहुत लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करके गांधी गो बैक, गांधी के विरोध में नारे लगाए जाते हैं। तो इसी समय महात्मा गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। पहली बार और एक बार
गांधी जी ने कब कहा था गांधीवाद शब्द? कराची अधिवेशन में। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और विरोध प्रदर्शन का कारण था कि भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर, क्या नाम है, राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, बटुकेश्वर नहीं थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, उसके विरोध में लोगों ने कहा कि गांधी जी चाहते तो गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह इत्यादि को बचाने का प्रयास करते। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने बातें कही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और इसी के पश्चात उनको फांसी भी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा। अब इरविन के समय कुछ आयोग और अधिनियम थे, जैसे हरकोर्ट बटलर समिति, हरकोर्ट बटलर समिति 1927 देशी रियासतों के संबंध में थी। बटलर समिति किससे संबंधित थी? देशी रियासतों से संबंधित। 1927 में शाही कृषि आयोग गठित किया जाता है। 1926 में एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च स्थापित किया जाता है 1926 में शाही कृषि आयोग के तहत। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 में होता है और इसमें कहा जाता है कि हड़ताल करने का अधिकार दिया जाता है। इसमें प्रावधान किया जाता है कि कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं, वह अवैध है, अवैध नहीं है, कि इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, हड़ताल करने का उनका अधिकार है। 1930 में शारदा अधिनियम आता है। शारदा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित करना। लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष सुनिश्चित की जाती है। तो शारदा अधिनियम के तहत कितना होता है? 18 पुरुषों के लड़कों के लिए और 14 लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है ये। इससे कम पे अगर कोई विवाह करता था तो उसे दोषी माना जाता था कानूनन। अब इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं 1931 से 1936। 1931 से लेके 1936 से कौन आते हैं? लॉर्ड वेलिंगटन। लंदन में वार्ताओं का दौर और भारत में नए संवैधानिक ढांचा। 1935 का शासन अधिनियम, आधारशिला रखी जाती है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, कांग्रेस नहीं गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ, जेम्स पैलेस लंदन में। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस की तरफ से जाने वाले प्रतिनिधि थे। अन्य जो व्यक्ति गए थे वो या महिला संगठन या SC ST OBC या इत्यादि प्रत्यक्ष रूप से या किसी संगठन के माध्यम से गए थे, जिसमें आपके जिन्ना भी गए थे, आपके अंबेडकर भी गए थे। अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए हैं। याद रखिए कि कई बार पूछा गया है और लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। तो अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस किस में ली थी? गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया कांग्रेस की तरफ से, बाकी दोनों में कांग्रेस नहीं गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के लंदन में होता है। कहाँ होता है? 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 लंदन में। और भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है इसी समय 1935 में बर्मा, जिसे मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि बर्मा को भारत में सम्मिलित किया गया था। कब? डफरिन के समय। लेकिन इसको अलग कब किया जाता है? तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत। 1935 के शासन अधिनियम के तहत बर्मा या म्यांमार जो आज का है उसको पृथक कर दिया जाता है। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। तो होता क्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर द्वारा यह कहा जाता है कि भारतीयों की दशा सुधारने में SC ST की दशा सुधारना अंग्रेजों का परम कर्तव्य है। वह कुछ ऐसा प्रावधान करें ताकि यह निम्न जातियों का उत्थान हो सके। तो वह इनके लिए विशेष आरक्षण की मांग करते आए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने किया क्या कि छोटी जातियों को सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया, भारत की बहुत बड़ी आबादी को। तो गांधी जी इसके विरोध में अनशन पर बैठ जाते हैं और इस अनशन को समाप्त करने के शर्त थी कि जिसके शर्तों के तहत पूना पैक्ट होता 1932 में। तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट किसके मध्य होता है? अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। तो पूना पैक्ट हो गया। इसी समय होता है 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना देहरादून में।
किसके समय में, किसके समय में होता है आपका, वेलिंगटन के समय। वेलिंगटन के समय भारतीय सैन्य अकादमी 1932 में स्थापित होती है। कहाँ? देहरादून में। इसी समय आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो कांग्रेस का बिहार का पेटेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1930। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण 1934। आईएमए की स्थापना 1932। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले का गवर्नर जनरल या वायसराय थे। सबसे लंबा कार्यकाल था। उसका कारण क्या था? 1936 से 39 तक तो ठीक चल रहा था। 39 में होता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध की वजह से इनको हटाया ही नहीं जाता, क्योंकि पूरे विश्व में देखें कि इतनी उथल पुथल का दौर था, तो इनको छोड़ देते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो फिर इनको हटा के लॉर्ड वेवेल को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये 1936 से 1944 तक थे। सबसे लंबा कार्यकाल। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। वायसराय की काल अवधि देखिए, तो ये तो छोड़िए। जैसे कर्जन का था 1999 से 6 वर्ष। जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 5 वर्ष। रीडिंग ये भी 5 वर्ष हैं। इरविन 26 से 31 ये भी 5 वर्ष। वेलिंगटन ये भी 5 वर्ष। तो सबसे लंबा कार्यकाल वायसराय का था। किसका? वेलिंगटन का। इनके समय में वैश्विक युद्ध और भारत के अंतिम विशाल जन आंदोलनों का साक्षी रहा है। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें से 11 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिली। मतलब 6 में पूर्ण बहुमत था, बाकी 2 में क्या था, गठबंधन के आधार पर 8 प्रांतों में सरकार बनाए थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में 11 राज्यों में से 8 में भाजपा की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों को सम्मिलित कर लिया जाता है बिना बताए, तो कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दे देती है। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस कौन मनाता है? मुस्लिम लीग। देखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसके विरोध में जो प्रांतीय सरकारें थी वह अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे देती हैं। और उस त्यागपत्र को ही आधार बना के मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस की घोषणा करता है या मनाया जाता है। 1939 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1939 में दोबारा वो जीतते हैं। इसी समय गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। मतलब पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार थे, परंतु वह हार गए और सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में हरिपुरा होता है। 1939 में त्रिपुरा होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं 1939 में। 1941 से लेकर 1941 से 1943 भारत से पलायन 1941 और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। 1941 से 1943 भारत से पलायन और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को होता है, जिसे वायसराय द्वारा घोषित किया गया था। क्रिया गांधी जी का पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1940 में।
पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, पूछा है। और क्या नाम है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की अवधारणा शुरू किसने की थी? तो याद रखिएगा गांधी जी। गांधी जी ने इस विचारधारा को शुरू किया, परंतु पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पौनार आश्रम से शुरू करते हैं। 1940 का क्रिप्स मिशन आता है इनके समय। भारत आगमन, गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहकर संज्ञा दी थी। तो अस्वीकृत तो क्या होता है? क्रिप्स मिशन। गांधी जी इसका विरोध करते हैं और पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। 1940 में लाहौर में आंदोलन होता है, अधिवेशन होता है किसका? मुस्लिम लीग का। और यहीं पे पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल जो थे वो भी मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग करते थे, लेकिन वो उदारता के प्रतीक भी माने जाते मोहम्मद इकबाल। लेकिन चौधरी रहमत अली जो बाहर पढ़ रहा था, उसने एक पंपलेट जारी किया था कुछ शब्दावली को लेकर, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा दी थी। याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा चौधरी रहमत अली ने दी थी और उसी को आधार बना के 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान देश की मांग की थी। 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग द्वारा दिया जाता है। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को बांटो और छोड़ के चले जाओ। 1943 में भयंकर अकाल पड़ता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है 1943 में कहाँ पे भीषण अकाल पड़ा, तो मुख्यतः उत्तर इसका होगा पश्चिम बंगाल, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों पे को भी प्रभावित किया था। अब इनके पश्चात आते हैं लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल आते हैं 1944-1947। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति थी, सत्ता सौंपने के लिए किए गए अंतिम विकल्प, लेकिन अधिकांशतः विफल वार्ताओं का दौर रहता है। समझौते कई विफल प्रयास 1944 से 46। 1944 से 46 के मध्य समझौते के प्रयास विफल होते हैं। तो 1944 में सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी द्वारा। कौन सा फार्मूला? CR फार्मूला। इसी समय 44 में गांधी जिन्ना वार्ता असफल होती है और 1944 में 1944 में कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम एक्ट आता है। फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम 1944। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है 25 जून 1945। 25 जून 1945 को बेवेल और शिमला सम्मेलन के संदर्भ में वीडियो बनाने की बात कही जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध, एक सेकेंड, ये हट यार, अब कहाँ गया? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 संपन्न होता है। लाल किले पर, याद रखिएगा, ये लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने का मुकदमा लड़ा गया था। 1946 18 फरवरी को मुंबई शाही सेना विद्रोह होता है। 18 फरवरी 1946 को मुंबई की नौसेना द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक, इस विद्रोह को दबाने या इस विद्रोह को शांत करने में सरदार पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सरदार पटेल मध्यस्थ की भूमिका निभाए तथा इस विद्रोह को दबाया। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये सब
कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 18 फरवरी को नौसेना विद्रोह होता है, सरदार पटेल इसे शांत करवाते हैं। फिर 24 मार्च को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और सदस्य कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष नेहरू। सोलह अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार द्वारा प्रस्तुत मुख्य विषय में वेवेल क्या नाम है इसका? 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। सितंबर 1946 कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष नेहरू थे, याद रखिएगा। उन्नीस सौ 44 में सी राजगोपालाचारी फार्मूला आता है। गांधी जिन्ना वार्ता असफल होती है। पहला साथी कारखाना अधिनियम 1944 पारित होता है। 1945 में विद्युतीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। वेवेल योजना शिमला सम्मेलन में संपन्न। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है। भोला भाई देसाई नेतृत्व करते हैं बचाने के लिए। ठीक। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम या प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की जाती है। कब? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा की जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन और विभाजन 1947 लेके 48। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन तथा ब्रिटिश व्यक्तियों में अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम व्यक्तियों में अंतिम ब्रिटिश व्यावसायिक था लॉर्ड माउंटबेटन और यह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत। इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है या मन बाटन योजना भी कहा जाता है। मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत 18 जुलाई को होता है। 18 जुलाई 1947 को। 14/15 अगस्त 1947। 14 को पाकिस्तान, 15 को भारत को स्वतंत्र पुनर्गठन। महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को करते हैं। इसी समय 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। 4 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है 18 जुलाई को। 14 को पाकिस्तान, 14 अगस्त, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत के पक्ष में करते हैं और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या कर दी जाती है। 1979 में आयरलैंड की रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा नाव में बम लगा के माउंटबेटन की नाव जो थी समंदर में उस पर बम लगा देते हैं और वो ब्लास्ट होता है। माउंटबेटन की हत्या कर दी जाती है, मतलब माउंटबेटन मर जाता है। सी राजगोपालाचारी 21 जून से लेकर 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने गवर्नर जनरल वायसराय के संदर्भ में पढ़ा। 1916 की याचिका सुधार से देखिए किस तरह से वृद्धि हो रही है। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1930,
1950 एक संप्रमुख गणतंत्र का उदय अर्थात भारत स्वतंत्र हुआ। गणतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया शासन की। 34 वर्षों के अदम्य साहस, अनगिनत बलिदानों और निरंतर संघर्ष ने नए राष्ट्र के निर्माण की नीयत को स्पष्ट किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको आज पूरा किया। हम इसका प्लेलिस्ट में क्रम से डाल देंगे, आप लोग चाहे तो सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप लोगों से बस ये निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको विस्तारित करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों।